अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हीट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो तक हमने थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस को ख़त्म किया था और अब हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं जो कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और इस वीडियो के अंदर इसके जो है वो हम लोग फैक्टर्स भी देख लेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फैक्टर्स क्या क्या हैं, और साथ ही साथ रिलेशन भी देखेंगे कि हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यानी कि ये दोनों, इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या रिलेशन है। तो सबसे आखिर में जो है इसको भी देख लेंगे कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान रिलेशन क्या है। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे इर्द गिर्द में नज़र आती है वो क्लियर होगी, या फिर कौन से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो हमें मिलेगा, या फिर अगर डेली लाइफ से कोई एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर अगर हमारे पास एक जग के अंदर, ये कंटेनर के अंदर पानी हो, वाटर, और एक जो है हमारे पास लोहे की कोई चीज़ पड़ी हो, आयरन की, और जो है वो टेम्परेचर इन दोनों के ऊपर पड़ रहा हो, यानी कि गर्मी के अंदर ये लोग पड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग पानी को हाथ लगाओ और साथ में लोहे को हाथ लगाओ तो पानी जो है वो कम गर्म हुआ होगा, जबकि लोहा जो है वो ज़्यादा गर्म हुआ होगा। या फिर अगर हम यही दो चीज़ें ले लें और इनको हीट देना स्टार्ट करें तो हमें पता है कि जो आयरन है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, जबकि वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी कि इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वो कुछ देर बाद होगा, मतलब अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इसको देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर यहाँ पे आयरन की जगह हम लोग कॉपर ले लें और साथ में ये पानी हो और इन दोनों को हीट करना स्टार्ट करें तो इस केस के अंदर भी हम लोग यही देखेंगे कि जो हमारे पास कॉपर है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो गर्म हो रहा है, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है, और इसका जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज हो रहा है इसके मुकाबले में। और यहाँ पे एक फैक्ट है कि जो चेंज इन टेम्परेचर कॉपर के लिए होता है वो 10 टाइम्स होता है देन वाटर, यानी कि जो कॉपर का टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है, चेंज इन टेम्परेचर कॉपर के अंदर आता है, वो पानी के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा आता है। यानी कि जो हमारे पास कॉपर है वो 10 गुना ज़्यादा जल्दी जो वो हीट हो जाता है पानी के मुकाबले में। क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? या फिर ये जो हमने पीछे दो एग्जांपल्स देखी कि अगर आप एक मटेरियल लो और दूसरा मटेरियल लो और उनको हीट करना स्टार्ट करो तो एक के अंदर जो टेम्परेचर का चेंज आएगा वो ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, और दूसरा जो है वो कुछ देर के बाद, यानी कि अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर टेम्परेचर के अंदर जो है उसके फ़र्क आएगा। तो यही जो सवालात हैं इन्हीं के जवाबात मिलेंगे हमें ये दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी से, और डेफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट भी देखते हैं और इसको समझेंगे कि हीट कैपेसिटी होती क्या है, और साथ ही साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जिनके बाद हमें इनके जो जवाब हैं वो मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हीट कैपेसिटी से। और हीट कैपेसिटी जो है वो डेफिनेशन के मुताबिक द अमाउंट बाय 1 केल्विन। जी, तो ये हमारे पास हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है जो कि हमें क्या बता रही है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन, कि वो अमाउंट ऑफ हीट या फिर वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड हो किसी बॉडी का 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए या फिर राइज़ करने के लिए। तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो कोई मटेरियल मौजूद है और ये कुछ भी हो सकता है, आयरन, कॉपर, वाटर, ये कुछ भी हो सकता है, और इसका जो फ़िलहाल अभी टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन के अंदर अगर करो तो 273, इसके अंदर जब हम लोग ऐड करेंगे तो 303 केल्विन। तो फ़र्ज़ करो कि ये जो है इसका इनिशियल टेम्परेचर है 303 केल्विन, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर होता है, और अगर हम इसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहें, किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करना चाहें, यानी कि 303 से 304 केल्विन तक लेके जाना चाहें, तो इस टेम्परेचर को गेन करने के लिए, यानी कि इस बॉडी के टेम्परेचर को 303 केल्विन से इंक्रीज़ करके 304 केल्विन तक ले जाने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है
वो हमारे पास हीट कैपेसिटी कहलाती है इस ऑब्जेक्ट की या फिर इस मटेरियल की। तो हीट कैपेसिटी जो है वो सिंपली अमाउंट ऑफ हीट है, यानी कि हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस भी बोल सकते हो आप, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से आप लेके जाना चाहो 31 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर अगर केल्विन के अंदर बात कर रहे हो तो केल्विन के अंदर इसी सेल्सियस को कन्वर्ट करने के बाद आप 1 डिग्री जो है वो चेंज कर सकते हो। क्योंकि हमने जब स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पढ़े थे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बराबर होता है 1 डिग्री केल्विन के, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस हमने देखा था इन दोनों के स्केल्स के दरमियान, तो डिग्री का जो गैप है वो इतना ही है, यानी कि 1 केल्विन भी इतना ही होता है टेम्परेचर और 1 डिग्री भी जो है वो उतना ही होता है। तो चाहे आप 1 डिग्री सेल्सियस की रिस्पेक्ट से बात करो या फिर केल्विन की रिस्पेक्ट से बात करो, दोनों का मतलब जो है वो एक ही होगा। यानी कि 1 डिग्री का चेंज लेके आना है टेम्परेचर के अंदर, 1 डिग्री जो हमने इंक्रीज़ कर देना है या फिर 1 केल्विन जो है वो इंक्रीज़ कर देना है। तो अगर हमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना है 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री, तो हमें पता है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज़ होता है। जाहिर सी बात है उसे जो वो हीट करना पड़ेगा, और इस 1 डिग्री को गेन करने के लिए, इस 1 डिग्री टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट या जितनी भी क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि इसकी डेफिनेशन के अंदर भी यही लिखा हुआ था कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर हो रेज करने के लिए टेम्परेचर को किसी बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो अगर इसका यहाँ पे फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, फॉर्मूला जो है वो इसका ये बनेगा कि हीट कैपेसिटी इज़ इक्वल्स टू, न्यूमरेटर के अंदर जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी जितनी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि डेल्टा क्यू, और जो हमारे पास नीचे वाली साइड है यानी कि डिनोमिनेटर है उसके अंदर जो है वो डेल्टा टी आ जाएगा कि जितना भी टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है आप नीचे रखो, और जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपने उस बॉडी को दी है वो ऊपर रखो, और इनका डिवीज़न कराओ यानी कि इनका रेशो लो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हीट कैपेसिटी कहलाएगी। यानी कि वो ये बता रही होगी कि 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए आपने जितनी हीट दी है वो कितनी है। तो ये इसका फार्मूला है, और यहाँ पे अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो जो ये डेल्टा क्यू है ये अमाउंट ऑफ हीट है, और जो डेल्टा टी है उसका तो सबको पता ही है कि वो जो है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। और अगर इसी फार्मूले को देखते हुए इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट बनेगी, ऊपर जो है वो हमारे पास हीट है, अमाउंट ऑफ हीट, और हीट की जो यूनिट है वो जूल होती है, और इसी तरह जो नीचे चीज़ है हमारे पास वो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर आप लोग सेल्सियस के अंदर भी लिख सकते हो और केल्विन के अंदर भी लिख सकते हो। अब चूँकि हम लोग जो है वो SI सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो करते हैं, तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर या फिर SI सिस्टम के अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर की यूनिट है वो केल्विन है, तो जूल पर केल्विन, और यूँ भी लिख सकते हैं कि जूल इंटू केल्विन इनवर्स, यानी कि ये नीचे जो है +1 के अंदर है, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। मैथमेटिक्स है सिंपल यहाँ पे, तो ये भी हो सकती है इसकी यूनिट और ये भी हो सकती है। और ये जो फार्मूला है ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि अगर आपके पास एक मटेरियल है और आपने उसका टेम्परेचर जो है वो कुछ चेंज किया है, यानी कि फ़र्ज़ करो कि 31 डिग्री सेल्सियस से आपने कर दिया कितना 37 डिग्री सेल्सियस, और अमाउंट ऑफ हीट जो है वो उसको देनी पड़ी इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवाने के लिए, यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक जब इसका टेम्परेचर गया इस बॉडी का, तो आपने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो दी फ़र्ज़ करो कि 1200 जूल्स। तो अब अगर आपको हीट कैपेसिटी निकालनी हो कि इस बॉडी के अंदर जो हीट कैपेसिटी थी वो कितनी थी, या फिर हीट कैपेसिटी की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करोगे कि आप चेंज इन टेम्परेचर जो है मालूम करोगे। वो कैसे टेम्परेचर का चेंज मालूम करोगे कि 37 माइनस का 31, यानी कि आपने इसका टेम्परेचर कितना चेंज किया है। तो जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करवाओगे तो जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आई है वो 6 आई है, और जबकि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है वो 1200 जूल है। यानी कि
हमने 1200 जूल की हीट इस बॉडी को दी और इसकी वजह से जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, रेज हुआ, वो 6 था, यानी कि उसके टेम्परेचर के अंदर 6 डिग्री जो है हमने चेंज कर दिया टेम्परेचर। तो अगर यहाँ पे हीट कैपेसिटी पूछी जाए तो हीट कैपेसिटी क्या होगी? क्या ये 1200 जूल जो है ये हीट कैपेसिटी है इस बॉडी की? नहीं, क्योंकि ये जो 1200 जूल है इसने 6 डिग्री राइज़ किया है, जबकि जो हीट कैपेसिटी होती है वो हमारे पास सिर्फ 1 डिग्री राइज़ होने के बाद जो टेम्परेचर या फिर जो वैल्यू आती है वो हमारे पास हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो किस तरह से करें, यानी कि कैसे हम लोग पता करें कि जो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट है वो 1 डिग्री राइज़ करने के लिए कितनी थी? तो ये वाला जो डाटा है इससे हम लोग बआसानी हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि जो 1200 जूल थी उसने 6 गुना या फिर 6 डिग्री जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया इस बॉडी का, तो 1 डिग्री राइज़ करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होगी? सिंपली इस 1200 को जो है वो हम लोग डिवाइड कर देंगे 6 पे, इक्वली डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि 1 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। तो 1200 ऊपर और नीचे जो हमारे पास 6 आएगा और यहाँ पे जब ये कटेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 200 आएगा, यानी कि जो हीट कैपेसिटी होगी इस वाले मटेरियल की वो 200 जूल होगी। तो ये हमारे पास हीट कैपेसिटी थी। और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो वो भी सेम इसी तरह ही है जिस तरह हीट कैपेसिटी है, सिर्फ उसके अंदर हम लोग मास को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो बढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर और देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमें जो चेंजेस करनी पड़ेंगी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगी थोड़ी सी चेंज, और जो ये चीज़ है ये हमारे पास अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम उसी तरह है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो सिर्फ यहाँ पे जो चेंज आया है वो यहाँ से आया है कि अब इस केस के अंदर हमने मास को भी इंक्लूड कर दिया है कि अगर हम हीट कैपेसिटी यूनिट मास के लिए निकालें तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जो मास है वो भी डिपेंड करता है हीट कैपेसिटी के ऊपर। अगर आप इतनी सी चीज़ लेंगे तो इसे कम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए 1 केल्विन तक। और अगर इसी मटेरियल का इतना बड़ा मास ले लें तो जाहिर सी बात है कि इसको जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसकी हीट कैपेसिटी कुछ और होगी, इसकी हीट कैपेसिटी कुछ और होगी, हालांकि जो मटेरियल है ये दोनों सेम है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मास को भी यूनिट की रिस्पेक्ट से देख लेते हैं कि एक अगर यूनिट मास हो तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी। तो अगर हम लोग क्या करें कि मास को भी इंक्लूड कर लें, यानी कि एक यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करें, यानी कि वही हीट कैपेसिटी ही कैलकुलेट करें, लेकिन इस बार जो है वो यूनिट मास के लिए कैलकुलेट करें, यानी कि मास को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो फिर वो जो हीट कैपेसिटी है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाती है। और इसकी डेफिनेशन भी हमें यही बता रही है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि दरकार हो, जो कि रिक्वायर्ड हो रेज करने के लिए टेम्परेचर को एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के, यानी कि अब जो हमारे पास मास होगा इस वाले केस के अंदर वो यूनिट मास होगा, यानी कि ये जो हमारे पास चीज़ है अब ये 1 kg की होगी, यूनिट मास 1 kg की ही इक्वल होता है। तो 1 kg की हमारे पास कोई चीज़ हो, कोई सब्सटेंस हो और उसका टेम्परेचर हम लोग 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करें, यानी कि 303 से वही 304 तक अगर लेके जाना हो टेम्परेचर को, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए किसी यूनिट मास का, यानी कि 1 kg मास का आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, ये जो है वो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि एक यूनिट kg का, यानी कि 1 kg का आपके पास कोई सब्सटेंस हो और आपको इस 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, कितना, 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करना है, तो आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी।
तो इसका अगर फार्मूला यहाँ पे लिखें या फिर ये जो बात अभी हमने यहाँ पे की है इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं, या इसका फार्मूला क्या बनेगा कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इक्वल आएगी, ऊपर जो है वो हमारे पास डेल्टा क्यू और साथ ही साथ जो नीचे दो चीज़ें आएंगी वो मास और टेम्परेचर होगा। यहाँ पे अब मास भी आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर और साथ में डेल्टा टी। तो ऊपर हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट, नीचे जो है वो हमारे पास मास है उस सब्सटेंस का जो कि हमें पता है कि 1 kg की वैल्यू देगा, और जो डेल्टा टी है वो हमारे पास टेम्परेचर है। तो डेल्टा क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है, जबकि जो एम है यहाँ पे वो मास ऑफ द सब्सटेंस है, और जो डेल्टा टी है ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, सबसे ऊपर जो है वो जूल है, नीचे मास की जो यूनिट है वो हमारे पास केजी है, और इसी के साथ जो है वो केल्विन जो कि टेम्परेचर की यूनिट है। तो एक जो हमारे पास इसकी यूनिट बनी वो ये बनी, और अगर इसी को एक ही लाइन के अंदर लिखना चाहें तो जूल, और जबकि केजी जो है वो ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, और साथ ही साथ केल्विन जो है वो भी जाके ऊपर इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर के नीचे जो है इसकी पावर पॉजिटिव में होती है, और अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में चली जाती है। तो ये भी इसकी एक यूनिट बन सकती है। और ये जो हमारे पास फार्मूला है ये कब अप्लाई होता है, यानी कि कैसे हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं किसी स्पेसिफिक हीट किसी ऑब्जेक्ट की। तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो है वो ये एक बॉडी है जिसका जो मास है वो हमारे पास कितना 2 kg है, और इसका जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है वो 31 से 35 तक गया है, यानी कि 31 से 35 तक गया है। और जो हमने इसको अमाउंट ऑफ हीट दी थी या फिर इसने अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब की है वो हमारे पास है 160 जूल। तो अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा टी निकालें तो डेल्टा टी कैसे निकलेगा, 35 माइनस का 31, और ये जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 4 का, यानी कि 4 डिग्री तक जो हमने इसको इंक्रीज़ किया, यानी कि जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो 4 डिग्री तक इंक्रीज़ हुआ है। आप इसको सेल्सियस भी बोल सकते हो, केल्विन भी बोल सकते हो। 4 इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि 4 डिग्री तक इंक्रीज़ हुआ है, और इसका जो मास है वो 2 kg है, जबकि जो अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको दी है वो 160 जूल है। तो अब अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 kg की रिस्पेक्ट से देखना पड़ेगा कि 1 डिग्री जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड थी। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। सबसे ऊपर जो है वो हमारे पास 160 आएगा जो कि अमाउंट ऑफ हीट है, नीचे जो है इसका मास आएगा जो कि 2 है, और साथ ही साथ जो ये डेल्टा टी है ये इसके साथ आएगा इस तरह से। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 2 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, और इनको जब हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास 20 आएगा, यानी कि डेल्टा क्यू जो है वो इक्वल है 20 जूल के। तो ये अब स्पेसिफिक हीट बन गई हमारे पास इस मटेरियल की। तो सिंपली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर होती है, अगर हमारे पास किसी मटेरियल का एक यूनिट मास हो यानी कि 1 kg हो और उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री या फिर 1 जो है वो केल्विन इंक्रीज़ करना हो, तो उस 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये थी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये हर मटेरियल की अपनी अपनी होती है। जैसे कि अगर आप टेबल को देखेंगे जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है तो उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट्स की या फिर डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी हुई है। जैसे कि हमारे पास अगर वाटर की देखें उस टेबल के अंदर, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी हुई है वो 4200 जूल पर kg इंटू केल्विन, ये हमारे पास वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसी तरह अगर कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें तो ये जो हमारे पास गिवन है उस टेबल के अंदर वो तकरीबन 390 जूल्स पर kg इंटू केल्विन है। और अगर ये जो दोनों हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दोनों मटेरियल्स के लिए अलग अलग हैं, इनको अगर हम लोग समझें, या फिर ये वाली जो चीज़ है ये हमें क्या बता रही है
ये हमें ये बता रही है कि अगर पानी का आपके पास 1 kg हो, आप 1 kg पानी लें और उस 1 kg पानी का अगर आपने टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ करना है, 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है, तो आपको इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी 4200, यानी कि 4200 जूल्स रिक्वायर्ड होंगे हीट के, जिसकी वजह से या फिर जिसको इस्तेमाल करते हुए आप पानी के 1 kg का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हो 1 केल्विन तक। इसी तरह जो ये हमारे पास कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है 390 जूल्स पर kg पर केल्विन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कॉपर मौजूद हो, 1 kg का आपके पास कॉपर मौजूद हो, तो इस 1 kg कॉपर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री तक आपको जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो कितनी है? यानी कि अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 390 जूल्स। 390 जूल्स आपको अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर होगी अगर आपके पास 1 kg हो कॉपर का और उसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ करना हो 1 केल्विन तक। और इसके फैक्टर्स के अंदर में पता लगेगा कि ये हर मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। तो इसके फैक्टर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फैक्टर्स के अंदर इसके क्या क्या चीज़ें हैं। 1 केल्विन टेम्परेचर जी, तो ये हमारे पास इसके 3 फैक्टर्स हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, जिसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमें क्या बता रहा है कि इट, यानी कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, मास के इंडिपेंडेंट है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इतना सा मास लें, इतना बड़ा लें या फिर इतना बड़ा लें। क्यों? क्योंकि हमने मास को इसके अंदर यूनिट कर दिया है। इसकी वैल्यू जो भी होगी वो यूनिट मास की रिस्पेक्ट से देगी, चाहे आप इतना लो, इतना बड़ा लो, इतना बड़ा लो। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के अंदर 2 kg मास लिया था, लेकिन आंसर के अंदर जो हमारे पास आंसर आया था 20 जूल्स डेल्टा क्यू जो आई थी वो पर kg आई थी, यानी कि 1 kg सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करना हो हमने तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड थी उस वक्त? 20 जूल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है ये इंडिपेंडेंट होती है मास के। मास आप जितना भी लो वो खुद ब खुद फार्मूले के अंदर डलेगा, जब डिनोमिनेटर के अंदर आएगा तो 1 बन जाएगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 नहीं होगी। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? फिर नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि हमने जो शुरू के अंदर सवाल किया था कि हर मटेरियल की जो है वो अलग अलग क्यों होती है। जैसे कि वाटर की जो हमने लिखी अभी कुछ देर पहले ही कि वाटर की जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 है, और इसी तरह जो कॉपर की है वो हमारे पास कितनी आई थी? 390 जूल्स पर kg इंटू केल्विन और जूल्स पर kg इंटू केल्विन। तो ये डिफरेंट क्यों होती है? अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग क्यों होती है? तो इसके पीछे जो जवाब है वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस है, यानी कि वाटर की नेचर कुछ और है, कॉपर की नेचर कुछ और है, इसीलिए जो हमारे पास इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट है और इसकी जो वो डिफरेंट है। और नेचर डिफरेंट होने का मतलब ये कि इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं वो डिफरेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी और इनकी जो अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, वो भी डिफरेंट होगी और ये हीट को लेते हुए किस तरह से बिहेव करते हैं वो भी डिफरेंट होगी। ये नेचर कुछ और करता है, तो इसकी नेचर कुछ और है, इसकी नेचर कुछ और है, इसलिए जो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दोनों की वो डिफरेंट है। तो पहला जो फैक्टर है वो हमें यही बता रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो सब्सटेंस है उसकी नेचर क्या है। अगर हम लोग थोड़ी सी हीट उसको देंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास पहला फैक्टर था जो कि क्या था कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और जो दूसरा फैक्टर है वो हमें ये बता रहा है कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू छोटी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो हीट रिक्वायर्ड है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए वो भी छोटी है। और इसी तरह जो तीसरा है वो हमें ये बता रहा है कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी तो इसका मतलब ये है कि जो हीट रिक्वायर्ड है 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये जो दो हमारे पास फैक्टर्स हैं ये असल में हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहले ही हम लोग समझ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग वाटर की बात करें तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो बड़ी है, ये वाला फैक्टर वो बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 4200 यानी कि 4200 जूल्स पर kg पर केल्विन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वाटर का अगर हमारे पास 1 kg हो तो उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए
इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, यानी कि ये भी ज़्यादा है। अगर आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उस सब्सटेंस के 1 kg का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए 1 केल्विन तक। और अगर इसकी वैल्यू छोटी हुई, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू छोटी हुई, जैसे कि यहाँ पे कॉपर वाले केस के अंदर है, इसके मुकाबले में ये जो है ये छोटी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कम हीट रिक्वायर्ड है, यानी कि इतनी हीट रिक्वायर्ड है 390 जूल जो है वो हमें रिक्वायर्ड है 1 kg के सब्सटेंस को, या 1 kg का अगर हमारे पास कॉपर हो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जो दूसरा फैक्टर था वो हमें क्या बता रहा था कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, इसका मतलब ये होगा कि अगर उस मटेरियल का हमारे पास कोई सब्सटेंस आ जाए तो उसको कम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, यानी कि वो हीट थोड़ी सी लेगा और उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी तरह अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू तीसरे वाले फैक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये होगा कि अगर उस मटेरियल का हमारे पास कोई सब्सटेंस आ जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो देनी पड़ेगी हमें उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज़ करने के लिए। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स थे 3। और सबसे आखिर में जो हमारे पास चीज़ रह गई है वो रिलेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, और साथ ही साथ जो हमारे पास हीट कैपेसिटी थी, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। तो रिलेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या बन रहा है। तो रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर हम लोग हीट कैपेसिटी को यहाँ पे डिनोट करें कैपिटल वाले सी से, और साथ ही साथ जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको शो करें स्मॉल लेटर वाले सी से, तो हमें पता है कि जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है। हीट कैपेसिटी गिव्स amount of heat per degree rise in temperature। ये हमने जो है वो इसी की जो डेफिनेशन पढ़ी थी हीट कैपेसिटी की, उसको यहाँ पे जो है वो कोट किया है कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, या फिर वो हमें अमाउंट ऑफ हीट देती है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट देती है। और ये हम लोग निकालते कैसे हैं, कैपिटल सी यानी कि हीट कैपेसिटी जो है वो इक्वल है डेल्टा क्यू और अपॉन में डेल्टा टी, ये इसका फार्मूला हमने पढ़ा। और इसी तरह जो दूसरी चीज़ है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हमने पढ़ी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें क्या चीज़ देती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिव्स द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये हमें देती है अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, यानी कि 1 kg मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। उसी जो 1 यूनिट मास है हमारे पास उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट होती है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हमें वो देती है। तो स्मॉल सी जो है वो यहाँ पे इक्वल आएगा डेल्टा क्यू और अपॉन में एम डेल्टा टी। ये चीज़ जो है वो हमने पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन के अंदर जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, और ये चीज़ जो है वो हमने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन के अंदर पढ़ी थी। तो अगर ये वाली चीज़ देखें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले के अंदर यही वाली चीज़ आ रही है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये जो चीज़ है हमारे पास इसको हटा के हम लोग इसकी जगह पे कैपिटल सी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इन दोनों का रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि अगर एक ही फॉर्मूले के अंदर लेके आए तो ये और ये किस तरह से आएंगे, यानी कि इनका रिलेशन क्या बनेगा। तो अगर ये वाली जो पूरी की पूरी चीज़ है हमारे पास इसको हम लोग रिप्लेस करें तो स्मॉल सी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल आएगी इसकी जगह पे कैपिटल सी और अपॉन में जो है वो एम, और फिर ये जो एम है जब इज इक्वल टू का साइन यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा एम स्मॉल सी इज इक्वल टू कैपिटल सी, और सबसे आखिर में जो हमारे पास रिलेशन आया वो आया कैपिटल सी इज इक्वल्स टू एम और साथ में स्मॉल सी मल्टीप्लाई के अंदर, यानी कि जो हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है हीट कैपेसिटी वो इक्वल है मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यही जो है वो हमारे पास इन दोनों का रिलेशन है कि जो हीट कैपेसिटी होती है बेसिकली वो इक्वल होती है मास मल्टीप्लाई बाय
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन है, यानी कि एक फॉर्मूला है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, हीट कैपेसिटी भी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी। तो ये भी आप न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर कहीं इस्तेमाल हो रहा हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट की दी हुई हो और साथ में मास दिया हुआ हो, तो आप उनको मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो आंसर आएगा आपके पास वो हीट कैपेसिटी होगा। यानी कि हीट कैपेसिटी के अंदर हम लोग पूरे के पूरे मास को कंसीडर कर लेते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर सिर्फ एक यूनिट मास को कंसीडर कर रहे होते हैं। तो अगर वैसे भी देखा जाए तो आपको हीट कैपेसिटी निकालनी हो तो आप मास से मल्टीप्लाई करवा दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हमारे पास यूनिट मास के लिए होती है। और अगर आपको ज़्यादा मास दिया हुआ है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट दे दिया उस सब्सटेंस का, तो आप क्या करो, सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो पूरे का पूरा मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू के साथ, तो आपको हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर, ये प्रॉब्लम के अंदर क्या चीज़ पूछी हुई है, तो आप ये वाली जो हमारे पास फार्मूला है ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे हम लोग जो है वो रिलेशन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और हीट कैपेसिटी का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया, इनकी डेफिनेशंस वगैरह और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फैक्टर्स 3, और सबसे आखिर में इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान और हीट कैपेसिटी के दरमियान, वो भी हमने देख लिया एक फार्मूले के अंदर जो हम लोग इसको लेके आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।